नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुछ ऐसे समाज सेवी व अध्यापक जो विगत 5 वर्षों से शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूंगी पंकज कुमार सर से, जो कि कोऑर्डिनेटर है कम फिजिक्स फैकल्टी मगध साइंस कोचिंग के। थैंक यू मैम, जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला केबीसी न्यूज में। और मैं प्रयास करूँगा कि जो भी बोलूँगा जो सब समाज के लिए हो और बच्चे के लिए हो। बिल्कुल। और साथ ही हमारे मौजूद है सुमित द्विवेदी सर, जो कि बायोलॉजी फैकल्टी हैं, एंड उनके साथ ही मौजूद है अभिषेक मिश्रा, जो कि केमिस्ट्री फैकल्टी हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपको इसकी प्रेरणा या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा सर्वप्रथम जब हम लोग खास करके बिहार से हैं तो हिंदी भाषा के बच्चे को जो देखे कि भेदभाव थोड़ा सा खास करके कि जो गांव में पढ़ते हैं वो कमज़ोर हैं और शहर में पढ़ते हैं वो मजबूत हैं, तो मेरा प्रयास यही रहा कि हम लोग भी देखें कि सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में देखिएगा कि जो 2 लाइन इंग्लिश जानते हैं तो उनको लोग कहते हैं शिक्षित हैं, लेकिन हमारे बिहार का मातृभाषा, हमारे भारत की भी मातृभाषा हिंदी है। तो मैंने चाहा कि जितना इंग्लिश में हो सकता उतना हिंदी में हो, तो मैंने खास करके बिहार के बच्चे को जो कि हिंदी मीडियम से बैकग्राउंड से कमज़ोर, जो कि आर्थिक रूप से तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो हिंदी मीडियम के कमज़ोर विद्यार्थी हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको लोग ही कहते हैं कि कमज़ोर है, लेकिन मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला मानते आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन वो एक कमज़ोर मेंटलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मेंटलिटी कमज़ोर नहीं है। तो मैंने उसके लिए सर्वप्रथम मैंने सोचा कि जितना इंग्लिश मीडियम वाले को एजुकेशन मिलता उतना मैं हिंदी मीडियम वालों को दिलाने का जितना संभव होगा मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए मैंने मगध साइंस कोचिंग की स्थापना की। बिल्कुल। और फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स के लिए आप किस तरीके का योगदान देते हैं और क्या काम करते हैं आप? देखिए, वो तो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि बिहार में हर बच्चे को खाने के लिए आफत है, तो एजुकेशन तो बिहार की क्या है जो दुनिया से सबको पता है। तो मैंने उसके लिए सर्वप्रथम जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, बिहार की कोई ज़रूरत नहीं है, बिहार क्या यूपी राजस्थान ने जो भी हिंदी मीडियम में खासकर छात्र है वो तो हमसे जुड़े हुए ही हैं और इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए। मैंने दोनों को अलग अलग करके और प्रयास किया कि चाहे जैसे भी हो कोचिंग संस्था में आकर के, नहीं तो फिर आप हमसे ऑनलाइन जुड़ करके मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल से भी हम लोग मगध साइंस को ऐप डेवलप किया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और नहीं तो जनरली देखिए कुछ क्वालिटी अगर मिलती है तो लो प्राइस मिलती है, मैंने बहुत जैसे कि कहें कि कुछ नहीं, नॉर्मल कॉस्ट जिसको हम लोग कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो हमने व्यवस्था किया क्योंकि अब कुछ तो चाहिए हर बच्चे को। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, ये एजुकेशन है तो एजुकेशन को एजुकेशन की तरह रहने दें, बिजनेस बनने ना दें। तो मैंने इसीलिए अलग किया और लगभग मान के चलिए कि अगर आपको, हम तो यही कहेंगे आपको भी अगर कोई बच्चे मिलते तो मेरी संस्थान को मगध साइंस कोचिंग पहुंचाइए जो बाजार समिति में स्थापित है। यानी आप लोग मेनली फोकस करते हैं कि गुड क्वालिटी एट लोएस्ट प्राइस कैसे? हाँ, सबसे बेहतर तो वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आप लोग स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने हर बच्चे को यही प्रयास करते हैं कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके हिसाब से मैं उसको बताता हूँ कि भाई ऐसा कोई नहीं है कि सब लोग डॉक्टर इंजीनियर ही बन करके देश को सेवा कर सकता है, हर क्षेत्र में जाकर के सेवा कर सकता है। तो हमारे समझ से सबसे बेहतर है कि उसको मैं सबसे पहले पर्सनल गाइडलाइन देता हूँ कि भाई तुमको इसलिए, और सबसे पहले मैं चाहता हूँ खासकर जो 10th पास किए हैं उनको 11th-12th का जो कि फाउंडेशन होता है वो अगर क्लियर हो जाए तो भविष्य में हर एग्जाम की रास्ता खुल जाती है। तो उसके लिए मैंने बोर्ड का स्पेशल बैच बना कर रखा हूँ, और जो बच्चे जेईई नीट की अगर तैयारी करना चाहते हैं या और भी अदर कंपटीशन की तैयारी करना था उनके लिए अलग से टाइम दिया जाता है हमारे पास। साथ में लाइब्रेरी सुविधा आजकल ऑनलाइन के लिए डिजिटल बोर्ड जो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से नहीं बल्कि डिजिटलाइज की जो संभव है उतना हम लोगों ने व्यवस्था किया। साथ साथ पर्सनल गाइडलाइन, साथ साथ जो भी काउंसलिंग हो हमारे पूरे टीम मेंबर मिलकर के काम करते हैं, जो कि पर्सनल सबसे हम यही कहेंगे हर बच्चा में कुछ ना कुछ है, बस खोजने की उसके लिए कला चाहिए। और मैंने वही काम धीरे धीरे करते रह रहा हूँ, लगभग 5 वर्षों से मैं कर रहा हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ गांव के बच्चे को चाहे जैसे भी हो उसको मैं और एजुकेशन के मामले आगे बढ़ाऊंगा जी। तो ये मैंने कहें तो सबसे अलग करने का मतलब मेरा ये है कि अब क्या होता है यहाँ बिजनेस बन गया एजुकेशन, भाई एक बार एडमिशन होने के बाद बच्चे से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तो जरूरत पड़ता होता अपना गार्जियन की तरह, अपना घर की तरह उसको जरूरत पड़ता, तुमको खाना की जरूरत है बैठ के खाना खा लो, अब इससे ज़्यादा क्या मैं बिल्कुल एजुकेशन की बात करें तो बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा एक्सपेंसेस मतलब खर्च करते हैं, पेरेंट्स कितना खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट फिर भी इन सारी चीज़ों के बाद स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हो पाते एजुकेशन से, और कहीं ना कहीं उन्हें वो सक्सेस नहीं मिल पाता जो वो चाहते हैं। जी, ऐसा ही है।
ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नीट एंड जेई के स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से गाइड करते हैं? जैसे 10 हो जाता है, 10th के बाद बच्चे लोग मेनली ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या हम नीट के लिए जाएं या वेदर वी शुड गो फॉर जेई मेंस, तो उस टाइम में आप कैसे बच्चों को गाइड करते हैं? देखिए, अगर एजुकेशन को देखा जाए, खासकर 11 12 और नीट जो भी सिलेबस देखिएगा तो 11 12 का ही सिलेबस है, तो उसको मैंने अलग ढंग से, कहने का मतलब बोर्ड के लिए अलग और जेई नीट के लिए अलग व्यवस्था किया है। और उसके पर और सर हमारा विशेष रूप से सर भी बोलेंगे, इनसे भी कुछ बात पूछ लिया जाए तो हाँ सर भी सर, विशेष बात बताएंगे। जी, मैं सुमित द्विवेदी, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ मगध साइंस कोचिंग। फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट my all the things I am going to put is from the quote of the Baba Saheb Bhimrao Ambedkar that शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी चीज़ से, मतलब किसी को अगर शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, इसका मतलब कि हम एक तरह से जो कहते हैं कि देश सेवा जो हो रहा है, तो उस मतलब हमको उस चीज़ से उसको अलग कर दे रहे हैं। तो ये बेहतर है कि हर एक बच्चा जो 10th पास किया है अभी, जिसके लिए अभी कैरियर की तमाम जो उसकी रास्ते हैं वो खुलने वाली हैं, तो उनके लिए वो रास्ते खुलें। इसके लिए उनका फाउंडेशन जो है 11 12 उसको बेहतर करना बहुत ही ज़रूरी है। और फाउंडेशन जो बच्चे 11 12 करते हैं और जो बच्चे का बेसिक बढ़िया है, अगर वो लोग शुरू से ही ध्यान दें तो उनके लिए फिर जेई नीट क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो चाहे वो माध्यम हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश माध्यम का हो, उसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अभी के जो समय है उसमें क्या है कि इंग्लिश माध्यम के बच्चों पर ध्यान अधिक दिया जाता है हिंदी माध्यम के बच्चों की तुलना में, क्योंकि एक कॉमन परसेप्शन बन चुका है ये कि इंग्लिश माध्यम के बच्चे ही कैपेबल हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे कैपेबल नहीं हैं। लेकिन ऐसा परसेप्शन हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं पिछले विगत 5 वर्षों में हम लोग ये चीज़ों ने अनुभव किया है बच्चों के बीच रहकर कि हिंदी माध्यम के बच्चे ज़्यादा लेबोरियस हैं, ज़्यादा मेहनती हैं। अगर हम कंपेरिजन करें, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी सेम मेहनती हैं, बट हिंदी मीडियम के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। अगर उन पर भी हम मेहनत करें तो वो भी आगे चल के जो है, जो रेशियो अभी रह रहा है फिलहाल, जो रेशियो होता है रिजल्ट का जेई और नीट में, उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा अच्छा करते हैं हिंदी माध्यम के बच्चों की तुलना में। कारण क्या है कि उन लोगों पर विशेष फोकस किया जाता है, उनके लिए ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा स्टडी मटेरियल, ज़्यादा चीज़ें मार्केट में प्रेजेंट हैं अभी के समय में। लेकिन हिंदी माध्यम बच्चों को उतना सामग्री मिल नहीं पाता। उतना सामग्री मिल पाए, इसी को ध्यान में रखते हुए सर ने बताया कि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इक्वली दोनों को, क्योंकि दोनों में सेम कैपेबिलिटी है, दोनों को इक्वली दोनों को वो सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जेई और नीट का सवाल है, तो जेई और नीट या 11 12 दोनों का सिलेबस तो लगभग सेम है, मतलब 90% सिलेबस सेम है, 90% उनको पढ़ना सेम रहता है। केवल 10% चीज़ें हैं जो कि उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम होता है जेई और नीट, तो जेई मेंस और नीट, तो उनको जो है उसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना होता है, जो कि हम लोग अलग से क्लास लेकर करवाते हैं। बाकी 11 12 कितने बच्चे हम लोग बस ऐसे हैं जो 12th के साथ साथ जेई और नीट जो है क्रैक किए हुए हैं, तो चूँकि सिलेबस सेम है, तो जो बच्चे अगर शुरू से ध्यान दे रहे हैं उनको क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल नहीं रह जाता। तो यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि जेई और नीट के लिए बहुत बच्चे हैं जो नीट के लिए बहुत दिन ड्रॉप लेते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें हिंदी माध्यम बच्चों को उतना अच्छे से नहीं मिल पाती, जितने सुविधा से नहीं मिल पाता जितने आसानी से हिंदी इंग्लिश माध्यम बच्चों को मिल जाता है। तो उनको सही स्टडी मटेरियल मिल पाए, सही सामग्री मिल पाए, इसके लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और विगत कुछ सालों में रिजल्ट हुआ भी है, लेकिन ये नंबर और इंक्रीज हो और ज़्यादा हिंदी माध्यम के बच्चे जो है वो ये सब एग्जाम क्रैक करके और जेई और नीट के फील्ड में जाएँ, डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना अपना पूरा करें, उस तरफ हम लोग अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है सर। मैं अभिषेक मिश्रा, एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मगध साइंस कोचिंग पटना। यहाँ पे जो है सो जो भी विद्यार्थी जो भी 10th दे रहे हैं, 10th दे चुके हैं या जो 12th पास कर चुके हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनके लिए टारगेट वगैरह जेई नीट के लिए की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। और हम लोग ध्यान दे देते हैं कि जो भी बच्चा, स्पेशली जो लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को, उस तरह के स्टूडेंट को जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, उनमें एबिलिटी है कुछ कर जाने की, लेकिन एक अच्छे सोर्स नहीं मिल पाता है, एक अच्छे उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग अपना शेड्यूल तैयार किया, एक अलग संस्था को डेवलप किया है जो कि मगध साइंस कोचिंग है। और वहाँ पे बेसिक्स से लेकर, यानी कि फाउंडेशन से लेकर जेई नीट तक की तैयारी काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। यहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि जो भी एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम का जो परसेप्शन बन गया है, इसको दूर करने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इस पे आगे भी हम लोग विगत 5-6 वर्षों से कर रहे हैं और इसको आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ताकि ये भेदभाव नहीं रहे कि कोई विद्यार्थी हिंदी मीडियम का है और एक विद्यार्थी कोई इंग्लिश मीडियम का है। तो सर, जिस तरीके का आप लोग सोशल वर्क करते हैं आर्थिक कमजोर बच्चों के लिए, जो आपकी कोचिंग प्रोवाइड कर रही है, तो इसके लिए आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या है?
फ्यूचर प्लानिंग देखिए, अभी हम लोग जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। बिल्कुल तो इक्वल और है। हाँ, इक्वल है, सबके लिए वो एक आवश्यक चीज़ है। तो इससे हम किसी बच्चे को अगर दूर कर रहे हैं तो एक तरह से हम देश का जो एक विकास हो सकता है उसमें हम रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। अगर ये समाज नहीं कर पा रहा है, अगर जो वंचित बच्चा है, जो बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता अभी के एजुकेशन को, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो फिर ये एक तरह से देश के मार्ग में एक तरह से अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इसको दूर करने के लिए जो है हम लोग अभी ऐसे बच्चे जो कि बिल्कुल भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पटना में रहना तक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे बच्चों को लॉजिंग फूडिंग विथ एजुकेशन अभी हम लोग दे रहे हैं। और अभी हम लोग का जो नंबर है कुछ कम है, लेकिन इसको अभी हम लोग लगभग 15 to 20 स्टूडेंट्स पर काम कर रहे हैं, जो कि वैसे हैं जो कि अभी हम लोग के यहाँ रहकर और लॉजिंग फूडिंग के साथ जो एजुकेशन ले रहे हैं। और वो ऐसे बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं, हो सकता है अगर हमारे पास वो नहीं होते तो वो अभी कहीं और कुछ और कर रहे होते, और एजुकेशन में जितना अच्छा वो कर रहे हैं उतना शायद वो नहीं कर पाते। तो हम लोग का अभी टारगेट ये है कि आगे चल के ये नंबर और इंक्रीज हो, और निश्चित रूप से इंक्रीज होगा। इसको हम लोग को अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, और अभी हम लोग इसको और ज़्यादा आगे इनिशिएट करके और ज़्यादा नंबर इसको हम लोग जो है ले जाने का काम करेंगे। ओके, तो बेसिकली आप लोग टारगेट करते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि 20 के नंबर्स में है, एंड टेस्ट के द्वारा उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और टेस्ट द्वारा सेलेक्ट करके उन बच्चों को स्पेशल, अगर वो लोग लॉजिंग फूडिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको क्या जो एजुकेशन फीस है, जो भी मतलब उनको नॉमिनल फी भी है, वो भी उनको फ्री करके या एकदम नॉमिनल फी उनको दिया जाता है। आवर मोटो इज क्वालिटी एजुकेशन एट लोवेस्ट प्राइस। बिल्कुल, जैसा कि पहले बताया था सर ने भी, नॉमिनल फी पे उनको क्वालिटी एजुकेशन, जो कि फ्री तो सब लोग कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री हम लोग दे क्या रहे हैं, क्या उस देने से बच्चों का वो भला हो जाएगा जो और जगहों पर हो रहा है। तो हम लोग का मेन मोटो ये है कि बच्चों को अफोर्डेबल प्राइस पर, लोवेस्ट प्राइस पर क्वालिटी एजुकेशन देकर उनको आगे बढ़ाने का काम करें हम लोग। सो बेसिकली पहले आप सिलेक्ट करते हैं कुछ बच्चों को, और उसके बाद फिर आप अपना ये सारा प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज। ये या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से हो सकता है, दोनों मोड में होता है। ठीक है। हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा है कि कोरोना के टाइम में सारी अर्थव्यवस्था जो है इधर उधर हो गई पूरे देश में, बात करें एजुकेशन सिस्टम हो या नौकरी की हो, किसी की भी बात करें, तो कोरोना के टाइम में आप लोगों का क्या योगदान रहा और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था बच्चों को और आपको? जैसे कि होली के टाइम में ये हुआ कि होली के टाइम में कोरोना के समय लॉकडाउन हो गया, उसमें काफ़ी बच्चे घर गए हुए थे, काफ़ी बच्चे घर जाकर फंसवी के पटना आ भी नहीं पाए। तो फिर हम लोगों ने कुछ दिन तक 15-20 दिन वेट किया, फिर लगा कि नहीं अभी ये लंबा जाने वाला है। फिर हम लोगों ने उसी समय अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और यूट्यूब चैनल शुरू करने के बाद जो है बच्चों को फ्री में सारी वीडियोज़ जो और लोग उसको पेड करके उसको बेच रहे थे, हम लोग उसको फ्री में बच्चों को प्रोवाइड कराएं, और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से यूट्यूब क्लासेस। फिर हम लोग कि बच्चों को टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन में टेस्ट होने की सुविधा होती है, वहाँ बच्चे वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन उनका मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम लोगों ने ऐप डेवलप किया, ऐप डेवलप करने के बाद बच्चों को उसमें टेस्ट लिया गया, और टेस्ट लेकर लगातार जितने बच्चे थे, हमारे जो बच्चे थे वो तो थे ही, जो एक्स्ट्रा बच्चे थे बहुत सारे जो कि और सब कोचिंग में थे और उन लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने जोड़कर और वो लोग हमसे जुड़े, और इस तरह आगे चल के जो है उन लोगों को एजुकेशन के साथ टेस्ट की व्यवस्था की गई, क्विज की व्यवस्था की गई, हर चीज़। और अभी जो एग्जाम हुआ, बोर्ड का जो एग्जाम हुए अभी, उसमें हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चे ने डाटा भेजा है कि उनका 450+ मार्क्स आ रहा है आउट ऑफ 500, जो कि अच्छा चीज़ है, जो कि शायद नहीं हो पाता अगर ये इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। तो कोरोना के समय हम लोगों ने ऑनलाइन, जैसे कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा था इट्स अ गुड टाइम टू गो ऑनलाइन, हम लोगों ने भी ऑनलाइन उस समय अपना पहल किया और ऑनलाइन शुरुआत किया, और बच्चों को लगभग हम लोग का 1000+ वीडियो अभी यूट्यूब पर भी प्रेजेंट है, और जिस पर हम लोग बच्चों को फ्री में सारे कंटेंट जो है डिलीवर कर रहे हैं, विच इज़ वेरी क्वालिटी, विच इज़ ऑफ क्वालिटी। एंड ऐसा नहीं है कि बस मतलब कि लोवेस्ट प्राइस पर है या अफोर्डेबल है तो मतलब कि हाँ कैसा भी होगा, ऐसा नहीं। एक क्वालिटी एजुकेशन जो कि बच्चों को ज़रूरी है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है, वैसा वीडियो जो है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, कि जो बच्चे अभी गांव में है, पटना नहीं आ पा रहे हैं, अभी वो घर रहकर भी अपना शिक्षा पूरा कर सकते हैं, है ना? वो घर रह के भी अब शिक्षा कर सकते, अपना शिक्षा ले सकते हैं, इसके अलावा टेस्ट दे सकते हैं, हर एक चीज़ जो ऑफलाइन में उनको सुविधा मिलती है ऑनलाइन में मिल सकती है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए, जिस तरीके से आप कुछ बच्चों को टारगेट करते हैं, जिस तरीके से सर ने बताया कि हम 20 स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? देखिए, ये इंस्पिरेशन तो सबसे पहले हम लोग ने जो पिछले साल कोरोना काल में पूरी दुनिया परेशान हो गई, और सबसे ज़्यादा प्रभावित कुछ हुआ है तो देखा जाए तो एजुकेशन ही प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि एजुकेशन ही अगर चौपट हो जाएगा तो हमारा देश का क्या कुछ नहीं बचेगा। तो हमने जो ऑफलाइन कोचिंग चला रहे थे तो हमने सोचा कि भाई ऑफलाइन में तो सब बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब ऑनलाइन में क्या होगा। तो मैंने सबसे पहले प्रयास किया कि जो बच्चे अगर गांव चले गए हैं तो उनसे मैंने प्रयास किया कांटेक्ट करने का। तो किस तरह से कांटेक्ट हुआ, लेकिन मैंने अब एजुकेशन को देखा कि भाई अब
गांव में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग के पास भी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो मैंने 15 दिन के बाद लगभग डिजिटल बोर्ड चाहे जो भी हमारे पास ज़रूरत था इलेक्ट्रॉनिक सामान ला करके मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1300 वीडियो देखिएगा, 1300 प्लस वीडियो 1400 के आसपास मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया, और सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, लगभग सारे बिहार के अलावा कंट्री के अलावा भी हमारे बच्चे मैंने इंडिया के अलावा भी बच्चे देख रहे थे। तो मुझे खुशी भी हुई कि भाई चलो भाई हम 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं, 2 घंटा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी दुनिया कम से कम उससे अच्छा कर रही है। तो मुझे कुछ सीख रही है, और पता चला कि गाँव घर में तो क्या कहते हैं हम लोग के पास मोबाइल नहीं है और नेट नहीं है, लेकिन जिनके पास था उनके टीचर के पास भी नहीं है। तो मैंने उस टीचर के लिए भी एक, मान लीजिए मुझे देख रहा है तो मैंने कहा कि चलो भाई बच्चे तो जुड़ गए ना, पैसा तो अलग दुनिया है। तो मैंने इसीलिए वहीं से प्रेरित हुआ कि नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर क्लासरूम में 10 बच्चे को बैठ कर पढ़ा सकता हूँ तो मैं इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के बच्चे को भी 10,000 बच्चे को भी एक बार में पढ़ा सकता हूँ। तो सबसे बड़ी प्रेरणा वहीं से मिली मुझे कि भाई एजुकेशन है, एजुकेशन को मैं 1 घंटा में अगर पूरी दुनिया फैल सकती है तो दुनिया को पढ़ाने में क्या हर्ज है। पैसा तो अब इंसान किस लिए कमाता है, बस 2 रोटी खाने के लिए, फिर मर जाता है, दुनिया के यहीं सारा सामान रह जाता है। तो मेरा प्रेरणा वहीं से मिली कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे के लिए शिक्षा देना है तो फिर हर बच्चे को देना है। ऐसी बात नहीं कि अब अमीर और गरीब, क्योंकि एजुकेशन गरीब और अमीर से नहीं देखता है। और अगर दुनिया बदलना है तो हमारे समझ से एजुकेशन को ही ठीक करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एजुकेशन ठीक हो गया तो हर पोर्शन को हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रेरणा वही है। सबसे बड़ा कोरोना काल से मुझे पहले तो, इससे पहले समझिए तो एक ऑफलाइन छोटा सा चलाने का उद्देश्य था, लेकिन अब लगता है नहीं, हर दुनिया के बच्चे जो भी हमसे संभव हो जुड़ पाएंगे, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, फ्री ऑफ एजुकेशन। इसी नहीं कि कोई पैसा लेना है, चाहे हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब के माध्यम से, या हमारा डायरेक्ट भी सेंटर पर आकर के फ्री में अगर शिक्षा लेना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से भी, जो भी बच्चे लगते हैं गरीब हैं तो उनको यहाँ पहुँचाइए, मैं उसे शिक्षा देने का काम करूँगा। और ऐसी कोई जो ना कि एक ही संस्थान पर आप लोग भी अगर कहीं मौका देते हैं कि नहीं मेरे यहाँ आकर के 2 घंटा पढ़ा दी, तो मैं वो भी तैयार हूँ। ऐसी बात नहीं, वो एक होता है कि मैं बंधन में हूँ, बंधन कुछ नहीं है। जब एजुकेशन देना है तो मैं कहीं भी जाकर के दे सकता हूँ, अगर मैं उसके लिए लायक हूँ तो। और तो आप ही लोग बता सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे सर, हैं कि बहुत बहुत जिस तरह का आप काम करते हैं वो काफ़ी इंस्पिरेशनल है। तो अभिषेक सर, आपने बताया था कि आप लोग बोर्ड पे तो काम कर ही रहे, तो बोर्ड के अलावा आप और कौन से एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं? बोर्ड के अलावा जैसे कि कंपटीशन के अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, और हमारे जो बोर्ड के अलावा जो इंजीनियरिंग मेडिकल बनने का सपना है विद्यार्थियों को, उनके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ टारगेट मतलब जो भी 12th जो दे चुके हैं उनके लिए भी अलग से कंपटीशन की व्यवस्था की गई है, और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड ही है, हम लोग जो है सो जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको बोर्ड के मतलब कि जो भी क्लास चलता है उनमें टेस्ट देने के बाद जो अलग से उनको हम लोग जेईई नेट के लिए टाइम देते हैं और स्टडी कराते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिस तरीके का आप काम करते हैं वो बेहद इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को जरूर इससे इंस्पिरेशन मिला होगा कि किस तरह से हम उन बच्चों के लिए भी सोचें जिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केबीसी न्यूज़, आपको रखे एक कदम आगे।